हाँ, विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 ठो या 4 ठो क्षेत्र रेखा खींच ले रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा हो गई, इसमें एगो विद्युत द्विध्रुव ले रहे हैं, और इधर अगर फोर्स लग रहा होगा या इधर, तो इस कंडीशन के लिए F अगर इधर फोर्स लग रहा है तो उस कंडीशन में यहाँ पे चार्ज कितना होना चाहिए, यहाँ पर प्लस क्यू होना चाहिए और इधर माइनस क्यू। दूसरा चीज कि अगर हम ये मान लें कि इसके साथ कितना कोण बन रहा है, थीटा, तो डी थीटा कोण घुमाने पर ये वाला कोण कितना मान लिया जाए, डी थीटा। ये डी थीटा कौन हो गया, ये थीटा हो गया। अच्छा, अब इसको घुमाने में इधर घुमा रहे हैं, ठीक है, इस तरह से ऐसे घुमा रहे हैं। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ द्विध्रुव का, अच्छा, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू क्यू, यानी वेक्टर पी। तो वेक्टर पी और वेक्टर ई, इन दोनों के बीच का कोण क्या है, डी थीटा। वेक्टर पी और वेक्टर ई थीटा है, और थीटा के बाद हम डी थीटा घुमाए हुए हैं, यही ना किए हुए हैं। तो कितना कार्य होगा, तो आप जानते हैं कि कार्य का फॉर्मूला हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, कार्य बराबर बल आघूर्ण गुने कोणीय विस्थापन, यही ना अप्लाई होता है। क्योंकि कार्य बराबर होता है, इधर हम रहने दे रहे हैं, इधर लिख ले रहे हैं, कार्य बराबर बल आघूर्ण गुने कोणीय विस्थापन। पिछले लेक्चर में बताए थे कि यहाँ पर ये कैसे हुआ, विस्थापन का स्थान कोणीय विस्थापन ले लेता है और बल का स्थान बल आघूर्ण ले लेता है। तो हम लोग कार्य थोड़ा सा डी थीटा अगर कोण घुमा रहे हैं, मान लीजिए कि थीटा पर रुका हुआ है और कितना घुमा रहे हैं, डी थीटा, तो हम लिखेंगे डी थीटा कोणीय विस्थापन होने पर, कोणीय विस्थापन होने पर कार्य, तो कार्य भी तो बहुत कम ही होगा, तो कार्य जो होगा वो मान लेते हैं वो क्या है, डी डब्ल्यू बराबर बल आघूर्ण कितना, टॉर्क, और कोणीय विस्थापन डी थीटा हुआ है, डी थीटा, समझ में आया। अब हम कुल कार्य, अब हम यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए कुल कार्य, तो अब हम लोग जनरली न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम ये रहेगा कि ऐसा थोड़ी है कि पहले ये जीरो पे ही रहेगा या किसी चीज पर रहेगा, किसी भी स्थिति में हो सकता है द्विध्रुव। हमारे लिए क्वेश्चन तो कैसनो हो सकता है, पूछ देगा कि पहले 15 डिग्री पर था, घुमा के 60 डिग्री कर दिए, तो बीच में कितना घुमाए, 45, तो अब पहले 15 डिग्री दे रहा है, लास्ट में कितना कर रहा है, 60 डिग्री, तो दो को कोण देगा। अब दो कोण देगा तो उसके बीच में जितना कोण बनेगा उसके द्वारा किया गया कार्य हमको निकालना होगा। तो कई गो कोण हुआ, 2 गो, तो लोअर लिमिट को θ1 मान लो और हायर लिमिट को क्या मान लो, θ2। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए θ1 से θ2 घूमने में किया गया कुल कार्य। अब कुल कार्य निकालना है तो इंटीग्रेशन कर देंगे इसी का, तो इंटीग्रेशन अब कीजिएगा तो क्या होगा, इंटीग्रल डी डब्ल्यू बराबर, अच्छा डी डब्ल्यू ना लिख करके डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, डब्ल्यू, डी हट जाएगा, बराबर, अब यहाँ पे θ1 लोअर लिमिट हो गया और हायर लिमिट क्या हो गया, θ2। टॉर्क का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, पढ़ाए हैं इसी चैप्टर में,
टाउ का फॉर्मूला याद कीजिए, पीई साइन थीटा, याद आया कुछ? ये पढ़ाया गया जा चुका है। तो इसके जगह पे क्या लिख लेंगे, पीई साइन थीटा और यहाँ पे डी थीटा। पीई कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, तो पीई को बाहर कर दीजिए, इंटीग्रल थीटा 1 थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा। अब एक छोटा सा बात समझिए, जो बच्चे बायो से हैं, जो मैथ से हैं वो जानते होंगे, और जो बायोलॉजी से हैं, जो मैथ नहीं पढ़ते हैं, उनके लिए ध्यान दीजिएगा। आप मैथमेटिक्स में 11 क्लास में या फिजिक्स में जब आप पढ़े होंगे, 11 क्लास में जब फिजिक्स पढ़े होंगे, और जो 11 क्लास में फिजिक्स नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो बहुत दुख की बात है। आपको सबसे पहले मैथमेटिकल टूल्स बताया जाता है, चैप्टर नंबर 0, तो उसमें सिखाया गया होगा, कहीं पे भी आप फिजिक्स पढ़िए सबसे पहले मैथमेटिकल टूल्स पढ़ना होता है। मैथमेटिकल टूल्स में आप पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सारी चीजें पढ़ने को मिलती है। तो उसमें सिखाया गया होगा कि अगर डी साइन थीटा लिखा हुआ हो बाय डी थीटा, तो इसका मतलब हुआ कि साइन थीटा का डिफरेंशिएशन माने अवकलन कितना होता है, कॉस थीटा, ये बताया गया होगा। ठीक है, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होता है, अवकलन। तो इसी तरह से इसका इंटीग्रेशन पूछा जाए तो ठीक इसके उल्टा क्रम, उल्टी जो प्रक्रिया होती है उसको इंटीग्रेशन समाकलन कहा जाता है। तो ऐसे हम चिन्ह देते हैं इंटीग्रेशन का, बस करते कुछ नहीं है, ये वाला यहाँ लिख देते हैं cos थीटा, और ये देखिए डी थीटा से तिरछा गुना होगा तो यहाँ पे डी थीटा आ जाएगा, और रिजल्ट में हाई डी मत लिखिएगा, केवल क्या लिखते हैं, साइन थीटा। समझ में आया? cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन थीटा। उसी तरह से डिफरेंशिएशन में डी cos थीटा लिखा हुआ हो अब बाई डी थीटा, तो इसका माइनस साइन थीटा होता है। समझ में आया? अब इसी का इंटीग्रेशन अगर हम खाली साइन थीटा लिख दें और डी थीटा लिख दें, तो ये माइनस तो इसी जगह रह गया, और क्या आ जाएगा, cos थीटा। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos थीटा। तो ये आप लोगों को बढ़िया से याद रखना है, बार बार ये मिलता रहेगा, ये फॉर्मूला सब लोगों को जानकारी होना चाहिए। इंटीग्रल साइन थीटा हो डी थीटा तो लिखना है माइनस cos थीटा, और इंटीग्रल cos थीटा डी थीटा हो तो क्या लिखना है, साइन थीटा लिखना है। अभी तो बताए हैं, फिर से देखिए, यहाँ पे अगर लिखा हुआ हो डी cos थीटा बटा में डी थीटा तो होता है माइनस साइन थीटा, और अगर डी साइन थीटा हो बाय डी थीटा तो होता क्या है, cos थीटा। अब सुनिए, cos का क्या होता है, माइनस साइन, तो साइन का क्या होगा, माइनस cos। साइन का क्या होता है, cos, तो cos का क्या होगा, साइन। अब बुझाया, साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos होता है, लेकिन cos का इंटीग्रेशन साइन प्लस में होता है। क्लियर हो गया? अब आप देखिए तो सवाल में क्या है, साइन थीटा, तो आंसर क्या होगा, cos थीटा कि माइनस cos थीटा, माइनस cos थीटा। समझ में आया? तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं माइनस cos थीटा, तो W बराबर, और यहाँ पे PE लिखा हुआ था, देखिए PE लिखा हुआ था, बस इसके जगह पे हम क्या लिखने वाले हैं, माइनस cos थीटा, तो ब्रैकेट लिख देंगे माइनस cos थीटा। अब इसको ब्रैकेट में घेरने के बाद ऊपर थीटा 2 है, नीचे क्या है, थीटा 1, तो हम भी यहाँ पे ऐसे ही लिख लेंगे ब्रैकेट में, ऊपर थीटा 2 नीचे थीटा 1 लिख लिए। अब इसके बाद क्या करते हैं, एक बार इस जगह पर ऊपर वाला रखते हैं वैल्यू, और घटाव का चिन्ह देकर एक बार नीचे वाला, तो PE माइनस cos, ऊपर वाला रखो थीटा 2, ब्रैकेट घेर दिए। अब यहाँ काती का चिन्ह देंगे, फिर से यही चीज लिखना है, फिर से, समझ में आया? अब फिर से यही लिखोगे तो क्या लिखोगे, PE ब्रैकेट माइनस cos थीटा 1, बोलो बुझाया? सब कुछ सेम टू सेम लिखाता है, खाली ऊपर वाला एक बार लिखाता है और घटाव का चिन्ह एक बार नीचे वाला। बुझाया? अब गौर से देखिए, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो हम गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस PE cos थीटा 2, यहाँ माइनस बाहर आएगा प्लस PE cos थीटा 1। देखो दोनों में PE कॉमन है, तब PE कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट के अंदर माइनस cos थीटा 2 आएगा और प्लस cos थीटा 1 आएगा। अब थीटा 1 वाले को पहले लिख दो, माइनस वाले को बाद में लिख दो, तो फाइनल W बराबर क्या आ जाएगा, PE
cos थीटा 1 माइनस cos, ये आपका किसी भी द्विध्रुव के किसी एक एंगल से दूसरे एंगल पर घूमने के लिए गति नहीं, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला हो गया, जो द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा है ना। आज स्थितिज ऊर्जा को पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो देखो पीई लिखो चाहे क्या लिखो, यू लिखो, एक ही बात हुआ। तब पीई बराबर पीई ही होता है, लेकिन यहाँ छोटा पी लिखना है और उसके बाद आपको क्या लिखना है, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। अब ध्यान देंगे, इसमें आपका पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला हो गया। हाँ देखिए, हम लोग यहां तक, हेलो, हेलो, हाँ देखिए, इसमें आप लोग ये जो देख रहे हैं, असल में एग्जाम में अगर आता है तो ये ऑप्शन में रहे तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं तो एक ऐसा ऑप्शन आता है जो इसमें ये रहेगा ही नहीं और आप गलत करके चले जाइएगा। तो देखिए सावधानी से बनाना है, क्योंकि अभी आपको जो बताने वाले हैं वही क्वेश्चन सेम इस बार के एग्जाम में आ चुका है, ऑब्जेक्टिव में जाके देखिएगा। अभी बता दे रहे हैं, पहले सुन लीजिए ध्यान से। अभी आपको समझना है मेन चीज, अब इस फॉर्मूला के बारे में खासियत समझना है, ठीक है। इसमें अगर हम ये जो लाइन खींचे हुए थे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होने का मतलब हुआ इधर निगेटिव चार्ज कोई प्लेट है, इधर कोई पॉजिटिव चार्ज, ये प्लेट हुआ, तो इससे विद्युत क्षेत्र रेखा निकल करके माइनस से प्रवेश कर रहा है। अब ध्यान से देखना, अगर हम यहाँ पर कोई द्विध्रुव ले रहे हैं, ये आपका एक द्विध्रुव हो गया और इस पे हम मान लेते हैं कि प्लस क्यू चार्ज है और इस पे माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। अब इस द्विध्रुव को हम यहां से विद्युत क्षेत्र में ला रहे हैं। तुम लोग को याद होगा कि जब आवेश किसी एक जगह से चलना शुरू करता है और किसी बिंदु तक पहुंचता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य को हम विभव कहते हैं, याद आया। हाँ, एक चीज और, अनंत से अगर लाओगे, अनंत से किसी बिंदु तक लाओगे विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, तो वो विभव हो गया। अगर विद्युत क्षेत्र में ही किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाओगे तो वो क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाएगा। अब ध्यान से समझना यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, तो फर्क बस इतना है कि दोनों पर, एक पर प्लस और एक पर माइनस है, लेकिन दोनों का परिमाण बराबर है। अगर ये यहाँ पर पहुंचता भी है, किसी पॉइंट पर पहुंचता है, तो किसी एक द्वारा अगर 5 वोल्ट का कार्य हुआ तो किसी एक के द्वारा -5 वोल्ट का होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का आवेश का मान क्या है, बराबर है। अब ध्यान से देखना, अगर मैं इसको लेके जा रहा हूं, यहाँ से ऐसे लेकर के इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे लाया, जब हम ला रहे थे तो जैसे ही लाए तो ये माइनस वाला इस प्लस को खींच के सीधा कर देगा, इसको ऐसे घुमा करके ऐसे सीधा कर देगा। बात बुझाया? अब आपको बस ये समझना है कि जब ये आ रहा था तो आगे आगे कौन चल रहा था, माइनस क्यू, तो ज्यादा कार्य कौन किया, माइनस क्यू, और पीछे पीछे प्लस क्यू। अब ध्यान से समझना है, जो ज्यादा दूर जाएगा वो ज्यादा कार्य करेगा और जो कम दूरी तय करेगा वो कम कार्य करेगा। तो अगर हम तुमसे कहें कि अगर ये -5 वोल्ट का काम किया तो ये कितना का करेगा, -5 वोल्ट से कम का करेगा या ज्यादा का करेगा, कम का करेगा। लेकिन प्लस में कि माइनस में, प्लस में ये 4 वोल्ट हो सकता है ना, 4.1 वोल्ट हो सकता है, समझ में, लेकिन प्लस में होगा
क्यों हुआ ऐसा, ये बात समझ में आया? आए क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि ये पीछे है और ये क्या है, आगे। तो जो ज्यादा दूरी तय करेगा उसके द्वारा कार्य क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हम तुमसे कहें कि दोनों बराबर बराबर कार्य करें, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसा हम क्या करें, दोनों को ऐसे सीधा, ये ऐसे ऐसे लंबवत टेढ़ा लेके जाएंगे तो कोई ना कोई एक आगे या पीछे हो ही जाएगा। और अगर ऐसे लेके जाते हैं तो हर कंडीशन में कार्य क्या होगा, बराबर। अब यही एग्जाम में ध्यान में रखना कि कार्य बराबर होगा ही नहीं, अगर ऐसे लेके जाओगे तो कार्य होगा ही नहीं। कैसे, तो समझो, ये अगर 5 वोल्ट का करेगा तो ये कितना, -5 वोल्ट। अब जरा इनके जोड़ करके देखिए, 5 वोल्ट और 0, तो द्विध्रुव द्वारा किया गया कार्य क्या हो गया, 0 हो गया। और इसमें पूछता है, अब इस चीज को हम लोग कहते हैं मानक स्थिति, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, या स्टैंडर्ड पोजीशन। तो मानक स्थिति का मतलब हो गया कि जब आप द्विध्रुव को लाते हैं तो किस रूप में लाते हैं। तो आप कह रहे थे कि सर सीधा लाइए, सीधा आपका बोलने का सीधा मतलब हुआ कि हाई -q से +q की ओर वेक्टर p है, हाई क्या है, वेक्टर e है। तो गौर से देखिए, वेक्टर p और वेक्टर e के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री। P और E के बीच 90 डिग्री का कोण रहना चाहिए। और इतना माने सीधे सीधे बोल सकते हो, द्विध्रुव और विद्युत क्षेत्र, इन दोनों को अगर परस्पर लंबवत रखा जाए और लंबवत हम किसी द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो उसके द्वारा किया गया कुल कार्य का मान क्या होता है, 0 होता है। क्योंकि एक जगह अगर 5 वोल्ट होगा तो एक जगह क्या होगा, -5 वोल्ट। और किसी भी स्थिति में लाओगे तो कार्य 0 होगा क्या, नहीं। तो हम जब भी द्विध्रुव को लाएंगे तो किस स्थिति में लाएंगे, 90 डिग्री के कोण पर लाएंगे। समझ में आया? अब ये जब यहाँ पर आ जाएगा तो उस कंडीशन में किसी भी एंगल पर ये तो 0 पर जाके रुक जाएगा, बात समझ में, ये जा करके 0 पर रुक जाएगा, ऐसे घूमेगा और एकदम सीधा हो जाएगा। जब वो सीधा हो जाएगा लास्ट में अपने आप, तब उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं साम्य अवस्था। और आप पढ़िएगा, साम्य अवस्था पर सवाल आ चुका है इस बार ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो इस साम्य अवस्था कहलाता है। अब साम्य अवस्था क्या होता है, इस चीज को समझिए। साम्य अवस्था को इंग्लिश में इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसको इस एक उदाहरण से समझ लो, जैसे कि अगर तुम कोई भी चीज जो ज्यादा एनर्जी लेके रखा है अपने पर, ठीक है, जैसे आप दूध का एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि कैन में दूध आप गर्म करके रख दीजिए, खूब गर्म कर दीजिए उसको, आप गर्म करके कहीं पे भी रख दीजिए, कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि वो धीरे धीरे ठंडा होते जाएगा। लेकिन क्या पूरी तरह से बर्फ हो जाता है क्या? कितना ठंडा हो पाता है? जितना बाहर का तापमान है। बात समझ में आया? तो बाहर का तापमान और अंदर के तापमान ये लगभग आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। बराबर हो जाने का सीधा मतलब हुआ कि जितनी एनर्जी बाहर है उतनी एनर्जी अंदर। तो इसी स्थिति को कहते हैं इक्विलिब्रियम। समझ में? साम्य अवस्था। साम्य अवस्था का मतलब सबको एक जैसा हो। तो प्रकृति का नियम है कि कोई भी वस्तु मिनिमम एनर्जी में रहना चाहता है, ठीक है। अगर आपको ज्यादा ठंडी लगेगा तो आप गर्मी खोजिएगा, और बहुत ज्यादा गर्मी लगेगा तो आप ठंडी खोजिएगा। और हमेशा आप कोशिश करेंगे कि ना हमको ज्यादा गर्मी लगे और ना ज्यादा ठंडी लगे, तो हम हमेशा इक्विलिब्रियम में रहना चाहते हैं। वैसे ही एक द्विध्रुव को अगर आप ले करके जाइएगा तो क्या उतना ही पर रुक जाएगा? नहीं, वो हमेशा क्या होगा, सीधा होना चाहेगा, क्योंकि माइनस प्लस को खींचेगा और प्लस किसको खींचेगा, माइनस। ऑटोमेटिक ये सीधा हो जाएगा। बात बुझाया? अब ये अगर सीधा हो गया तो इस पोजीशन को ही हम लोग साम्य अवस्था कहते हैं। पर एक बहुत ही खास चीज इसमें देखा गया। अब जरा गौर से देखिएगा, इधर के दीवार को मान के चलो कि पॉजिटिव है, इधर के दीवार को मान के चलो नेगेटिव, और ये जो है द्विध्रुव है। अब अगर ये द्विध्रुव है तो इसका अभी जो पोजीशन है इस तरह से अगर है तो इसको आप मानक स्थिति बोलेंगे, क्योंकि 90 डिग्री पर है। अब अगर हम कहें कि ये ऊपर वाला सिरा जैसे यहाँ पे है वो प्लस है और नीचे वाला क्या है, माइनस, तो ये नाचेगा, प्लस वाला इधर नाचेगा, है ना, और ये इधर नाच करके ऐसे हो करके क्या हो जाएगा, 0। ये कोण 90 था, ऐसे कम होते 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 कितना हो गया, 0। कौन सी स्थिति हो गई, साम्य अवस्था हो गई। समझ में आया? इक्विलिब्रियम हो गया। अब इसके आगे बढ़िया समझना, ये तो खिंचा गया है पूरा ऐसे और सीधा हो गया है,
अब हम कहें कि कोई ऐसा हमारे पास उपाय हो कि इसको हम पुनः घुमाएं। अब ध्यान देना, जीरो का कोण है, अब इसको हम घुमाते जा रहे हैं, घुमा रहे हैं तो कोण बढ़ा रहे हैं कि घटा रहे हैं? बढ़ा रहे हैं, 90 पर ला दिए, ठीक है। फिर घुमा करके एकदम जबरदस्ती ऐसे घुमा करके टोटल कितना कोण बना दिए? 180। अब मुझे ये बताओ कि अगर ऐसे हम घुमा दिए तो छोड़ने पर क्या होगा? फिर से नाच करके आएगा? नहीं, यही चीज आपको समझना है, ये नाच करके नहीं आएगा अगर 180 पर कर दोगे। देखो होगा क्या, मान के चलो कि हमारे हाथ को, दोनों हाथ को ऐसे कोई सीधा खींचे, ठीक है, तो हम कहाँ जाएंगे? खींच रहा है फिर भी हम बीच में ही हैं। अब हम कहें कि हमको कोई उधर से भी धक्का दे और इधर से भी धक्का दे, तब हम कहाँ रहेंगे? बीच में ही रहेंगे। समझ में आया? लेकिन धक्का देने का तरीका, एक यहाँ माथा पर धक्का दे, आएगो है गोर तरफ, तब तो हम नाच जाएंगे। अब वही समझो, इसको अगर धक्का इधर से दिया जा रहा है, इधर से, क्योंकि इधर कौन सा चार्ज है? प्लस, अब प्लस इधर है, तो प्लस प्लस को ऐसे धक्का दे करके उधर ढकेलने चाहेगा। ऐसा नहीं ना कि ऊपर उठा देगा चाहे नीचे, वो हमेशा आगे की ओर धकेलेगा। तो इसको ये आगे की ओर धकेला और माइनस वाला इधर, तो जब दोनों को ऐसे धक्का देगा, ऐसे धक्का देगा, तो ये बीच में रुक जाएगा कि नहीं? अगर देखा जाए तो पुनः यह साम्य अवस्था में है। बात समझ में आया? लेकिन यह साम्य अवस्था और एक ऐसे जो था वो साम्य अवस्था, दोनों में फर्क है। फर्क क्या है कि अगर इस तरह से साम्य अवस्था है पहले से, तो हल्का हम मरबो करेंगे तो घूम के फिर यही जगह आ जाएगा। समझ में आया? लेकिन इधर से रहेगा तो नहीं से हल्का सा मारे, नाच के फिर उसी स्थिति में आ जाएगा। तो दो गो साम्य अवस्था हुआ, एक साम्य अवस्था जो 180 डिग्री के कोण पर हो रहा है, और एक साम्य अवस्था कौन सा? जो डिग्री पर। तो हम किसको इसमें स्टेबल बोलेंगे, किसको अनस्टेबल बोलेंगे? जीरो डिग्री वाला स्टेबल है, अस्थाई है ना। और 180 डिग्री क्या है? अस्थाई। तो जब आपसे पूछा जाए कि विद्युत क्षेत्र के साथ द्विध्रुव का, है ना, 180 डिग्री का कोण बने, तो वो कौन सी स्थिति कहलाता है? अस्थाई साम्यावस्था। और अगर 0 डिग्री का कोण बने तो अस्थाई साम्यावस्था। समझ में आया? अच्छा, ना अस्थाई का बात हो और ना ही अस्थाई का बात हो, केवल साम्यावस्था का बात हो, तो भी आपको अस्थाई समझ के चलना है। समझ में आया? अगर ना ही अस्थाई का बात हो तो एग्जाम में भी ऐसा ही घुमा के पूछा है, ना अस्थाई पूछा है और ना ही अस्थाई, सीधे सीधे साम्यावस्था पूछ दिया है। तो आप क्या समझ के चलिएगा? अस्थाई, 0 डिग्री का कोण मान के चलेंगे। समझ में आया? तो इससे सवाल घुमा करके आपसे पूछेगा। अच्छा, द्विध्रुव को लाना कैसे है? मानक स्थिति में लाना है। मानक स्थिति में लाएंगे तो या तो वो 0 डिग्री का कोण बनेगा, घूम करके 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो हमेशा प्रारंभिक कोण कितना रहता है? 90 डिग्री, है ना। और दूसरी स्थिति साम्य अवस्था के लिए दूसरी स्थिति कितनी होती है? या तो 0 होती है और नहीं तो क्या होती है? 180। अब यही सवाल आपसे पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में, तो पहले आप हमें बताइए केस नंबर 1। केस नंबर 1 की बात करें, केस नंबर 1 यानी कि हम बात कर रहे हैं कौन सी स्थिति? मानक स्थिति। आपसे पूछा जाए मानक स्थिति किसे कहते हैं? आपसे पूछें अगर एग्जाम में पूछे कि मानक स्थिति क्या है, तो सीधे सीधे कहिए कि द्विध्रुव आघूर्ण यानी वेक्टर पी और वेक्टर ई के बीच का कोण कितना डिग्री? 90 डिग्री। मतलब हम बोल सकते हैं वेक्टर पी और वेक्टर ई के बीच का कोण कितना डिग्री? 90 डिग्री। 90 डिग्री हो तो द्विध्रुव को मानक स्थिति में, मानक स्थिति इंग्लिश बोलेंगे स्टैंडर्ड पोजीशन, कहा जाता है। समझ में आया? अच्छा, सब लोग ये बताइए कि अगर मैं वेक्टर पी और वेक्टर ई के बीच के कोण के जगह पर अगर 0 लिख दूं, ठीक है, तो क्या लिखिएगा? हाँ, तो केस नंबर 2 यहाँ पे बोलिए क्या लिखें? अस्थाई साम्यावस्था। अस्थाई साम्यावस्था को इंग्लिश में बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम।
स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये आप लोग खुद से लिख लीजिएगा। बोलिए तो क्या लिखिएगा? वेक्टर P और वेक्टर E के बीच का कोण 0 डिग्री हो तो द्विध्रुव को मानक स्थिति। तो ये इसके आगे लिख लोगे ना खुद से? हाँ, अस्थाई साम्यावस्था कहते हैं, आगे लिख लोगे। ये तुम लोग का काम रहेगा, ऊपर वाला ही खाली छाप देना है। केस 3 अस्थाई, बोलो क्या होगा? अस्थाई साम्यावस्था। नहीं, लिखने के लिए बोले हैं, बोले कि खुद से अपना लिख लेना, ठीक है? अभी समझो, अस्थाई को हम लोग क्या बोलेंगे? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बोलो इसको क्या लिखोगे? जब वेक्टर P और वेक्टर E के बीच का कोण 180 डिग्री हो। ये आगे की कहानी तुम लोग की रहेगी भाई। अच्छा, अब इन तीनों केसेस में, केस 1, केस 2, केस 3 में अगर आपसे ऊर्जा पूछ दिया जाए, जैसे कि हम केस 1, केस 2 और केस 3 तीन को देखे ना, एगो देखे मानक स्थिति, देखे मानक स्थिति, एगो अस्थाई साम्यावस्था। अच्छा, इसी को हम लोग केवल साम्यावस्था भी बोलते हैं। अच्छा, इसको हम लोग अस्थाई साम्यावस्था बोलते हैं। अब सभी बच्चे बताएं पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इसमें? तो फॉर्मूला है Pe cos θ1 माइनस cos 2। अब आप सोचिए मानक स्थिति, जब आप लेकर के आइएगा तो कितना कोण पर लेके आइएगा? तो θ1 का मान 90 रहेगा, पहला कोण। जब लेके आ जाइएगा तो उस कंडीशन में विद्युत क्षेत्र के साथ, है ना, उसको घुमाने पर किसी भी कोण पर जाकर के वो घूम सकता है। समझ में आ रहा है? कुछ आया 90 पर, घूम के 0 होना चाहेगा, घूम के अगर वो 0 होना चाहेगा या फिर किसी एंगल पर हम उसको रोक दिए, ब्लॉक कर दिए, ठीक है, तो वो कोण 30 डिग्री, 15 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आया? तो θ2 का वैल्यू हम कितना मान ले रहे हैं? थीटा केवल मान ले रहे हैं। तो उस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या होगा? Pe cos 90 माइनस cos थीटा हो जाएगा। θ2 को केवल क्या मान लिया? थीटा, क्योंकि दूसरा कोण कुछ भी हो सकता है, लेकिन पहला कोण हमेशा क्या रहेगा? 90। तो बोलो क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी? cos 90 का मान 0, गुना करोगे माइनस Pe cos थीटा। तो देखो हम अभी बोले ना कि ऑप्शन में, ये देखो ऑप्शन में तुम्हारा ये रहे या ना रहे, लेकिन अगर द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा पूछ दी जाए तो द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा किसकी बताई जाती है? मानक स्थिति की। तो द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा जब भी निकालना हो तो कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे? माइनस Pe cos थीटा। यही मेन आपका द्विध्रुव का क्या है? स्थिति ऊर्जा है। ये बात समझ में आया कि नहीं? तो द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा माइनस Pe cos थीटा याद रखना है। अच्छा, जिस मान से हम निकाले हैं वो है क्या? cos θ1 माइनस cos θ2, Pe cos θ1 माइनस cos θ2। क्लियर हो गया? अच्छा, वही अस्थाई साम्यावस्था रहता तो बोलिए हर चीज ठीक है, खाली यहाँ पे कोण का मान क्या हो जाता? 0 हो जाता। समझ में आया? तो उस कंडीशन में हम लिखेंगे क्या? θ1 तो आपका 90 रहेगा ही, लेकिन θ2 का मान क्या होगा? 0। अगर ये 0 हो जाएगा तो उस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा? माइनस Pe होगा, क्योंकि cos 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो यही ऑब्जेक्टिव में आया हुआ था इस बार के एग्जाम में, देख लीजिएगा। यही पूछा था कि साम्यावस्था में द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा होती है, और 4 ऑप्शन दिया था जिसमें से ये भी शामिल था। तो आंसर क्या हो जाएगा? माइनस Pe। बोलो क्लियर हो गया? अच्छा, अब ये बताओ अस्थाई के लिए अगर पूछ दिया तो θ1 का मान 90 तो रहेगा, लेकिन θ2 का मान 180 डिग्री हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट करोगे तो बोलो खाली cos थीटा के जगह पर 180 होगा। अब cos 180 का मान कितना होता है?
-1, तो -1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, जैसे माइनस पीई लिख दिए और यहाँ -1 लिख दिए तो प्लस पीई हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा प्लस पीई। सभी बच्चे अब देख के बताएं, दो पोजीशन आपको दिखाई दे रहा है, आइए वो मानक स्थिति। तो अब हमको ये बताइए आप लोग, ये दोनों पोजीशन में से कौन ऊर्जा ज्यादा है कौन ऊर्जा कम है? माइनस पी ज्यादा है, माइनस मतलब बहुत कम और पी मतलब बहुत ही ज्यादा। तो अब आपसे परीक्षा में ये सवाल पूछ दे कि किस स्थिति में द्विध्रुव की ऊर्जा सबसे अधिक होती है? अस्थायी साम्यावस्था में। और किस स्थिति में ऊर्जा सबसे कम होती है? अस्थायी साम्यावस्था में। तो इसको हम लोग यू मिनिमम भी बोलते हैं, यू मिनिमम इक्वल टू माइनस पीई। यू मैक्स का वैल्यू क्या होता है? पीई। बोलो ये बात समझ में आया? तो मैक्सिमम प्लस पीई होता है अस्थायी साम्यावस्था में और मिनिमम माइनस पीई होता है। क्लियर हो गया? अच्छा, ये नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। पहले यहाँ से 1 मिनट, इसके बारे में कुछ लिखना भी होगा ना। जैसे हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे कि माना विद्युत क्षेत्र ई में, विद्युत क्षेत्र ई, आइए ना, विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र ई में द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव है ना। देखो विद्युत क्षेत्र ई में विद्युत द्विध्रुव, क्या चीज, उसका नाम देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जरूरत पड़ा है क्या कहें? नहीं। तो विद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाता है। बस इतना लिख दीजिएगा, काफी है।